नमस्कार। आज हम कनाडा से जुड़े एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जहां एक भारतीय शख्स सुखविंदर सिंह ढिल्लों ने बीमा पॉलिसियों का इस्तेमाल सिर्फ धोखाधड़ी के लिए नहीं। जी, बल्कि अपनों की जान लेने के लिए भी किया। ये कहानी वाकई लालच, धोखे और कई हत्याओं से भरी है। और ये जानकारी हमें मिली है क्राइम की कहानी नाम के एक यूट्यूब चैनल के वीडियो से। तो इसकी शुरुआत होती है अगस्त 1996 में, है ना? हाँ, जब एक बीमा जांचकर्ता क्लिफ एलियट रणजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौत पर जो बीमा क्लेम दायर हुआ था, उसमें कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं। करीब $2 लाख का क्लेम था। जी हाँ। और गड़बड़ ये थी कि रंजीत की मौत पॉलिसी जारी होने के बस 5 दिन बाद हो गई थी। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। बिल्कुल। और नॉमिनी कौन? वही कथित चाचा सुखविंदर सिंह ढिल्लों। अच्छा। और मामला तब और उलझ गया जब क्लिफ एलियट सुखविंदर के घर पहुंचे और उन्हें लगा कि भाई ये आदमी और ये घर, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। जाना पहचाना कैसे? उन्होंने थोड़ी जांच की तो पता चला कि करीब 17 महीने पहले सुखविंदर की पहली पत्नी प्रवेश कौर, उसकी भी मौत हुई थी रहस्यमय तरीके से। ओह! और उस मौत के बाद भी सुखविंदर ने लगभग $3 लाख का बीमा क्लेम हासिल किया था। तो मतलब 2 मौतें, दोनों अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के, और दोनों के बाद सुखविंदर को बीमा का मोटा पैसा मिला या मिलने वाला था। हाँ, ये तो पैटर्न साफ दिख रहा है। हाँ, यहीं से शक गहराना शुरू हुआ। तो कौन था ये सुखविंदर सिंह ढिल्लों? मतलब इसका बैकग्राउंड क्या था? सुखविंदर पंजाब के एक ठीक-ठाक, मतलब संपन्न ही कह सकते हैं, परिवार से था, पर 1981 में वो बेहतर जिंदगी की तलाश में कनाडा चला गया। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुई, फिर वो 1983 में भारत वापस आया और प्रवेश ग्रेवाल से शादी कर ली। ओके। उसने प्रवेश के परिवार को कनाडा में अपनी झूठी अमीरी के बड़े-बड़े सपने दिखाए थे। अच्छा, मतलब शुरू से ही झूठ का सहारा लिया। बिल्कुल, जबकि असलियत ये थी कि कनाडा वापस जाकर वो एक मशरूम फार्म में काम करता था और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्रवेश के साथ मारपीट भी करता था। तो ये पैसों का लालच और धोखा, ये सब पहले से ही था और इसी वजह से उसने बीमा धोखाधड़ी शुरू की। ऐसा ही लगता है। 1991 में उसने काम पर चोट लगने का बहाना बनाया और करीब $19,000 का पहला फर्जी बीमा क्लेम ले लिया। अरे वाह! बस, फिर तो जैसे रास्ता ही मिल गया। फर्जी कार एक्सीडेंट दिखाकर 1994 तक उसने $15,000 से ज्यादा और कमा लिए। कमाल है, मतलब कम पढ़ा लिखा होने के बाद भी सिस्टम को समझ गया वो। हाँ, और उसने फराटेदार अंग्रेजी भी सीख ली थी। फिर 1994 में उसने अमन ऑटो नाम से यूज्ड कार का बिजनेस शुरू किया। और इसी बिजनेस में रणजीत सिंह खेरी को काम पर रखा था। जी हाँ, वही रणजीत सिंह जिसकी मौत की जांच क्लिफ एलियट कर रहे थे। तो ये धोखाधड़ी फिर हत्याओं तक कैसे पहुंच गई? पहला निशाना उसकी पत्नी प्रवेश कौर बनी। फरवरी 1995 में प्रवेश अचानक बीमार पड़ी। उनके शरीर में अजीब सी अकड़न होने लगी, जैसे धनुष की तरह तन गया हो। वो कोमा में चली गईं और सिर्फ 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, कारण समझ ही नहीं पाए। और सुखविंदर? उसने $3 लाख का बीमा क्लेम लिया। ये तो बहुत ही भयानक है। और फिर प्रवेश की मौत के बाद वो भारत गया और वहां भी। हाँ, 1996 में भारत जाकर उसने 2 और शादियां कर लीं, सर्वजीत कौर बराड़ और खुशविंदर प्रीत कौर तूर से। दोनों से दहेज में अच्छी खासी नकदी ली। 2 और शादियां? जी। और फिर कनाडा वापस लौटने से ठीक पहले उसने सर्वजीत के जो जुड़वां बच्चे थे, बच्चों को भी। हाँ, और अपनी तीसरी पत्नी खुशविंदर को जहर देकर मार डाला। हे भगवान, कौन सा जहर? बाद में जांच में पता चला कि ये स्ट्रिक्नीन था। ये नसों पर असर करता है, मांसपेशियों में भयानक ऐंठन पैदा करता है और मौत हो जाती है। और तब किसी को शक नहीं हुआ? नहीं, उस वक्त इन मौतों को प्राकृतिक मान लिया गया था। अविश्वसनीय, एक के बाद एक। और फिर रणजीत सिंह की बारी आई जून 1996 में। बिल्कुल, सुखविंदर को एक जमीन के सौदे के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने रणजीत का $1 लाख का जीवन बीमा करवाया। ओके। पॉलिसी 18 जून को जारी हुई। फिर उसने रणजीत को बहलाया फुसलाया। कैसे? उसे ताकत और यौन शक्ति बढ़ाने वाली कोई जादुई गोली बताकर धोखे से स्ट्रिक्नीन खिला दी। अरे नहीं। और 23 जून को रणजीत की भी मौत हो गई।
लक्षण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे प्रवेश कौर के थे। और सुखविंदर ने फौरन बीमा क्लेम कर दिया। हाँ, और इसी क्लेम ने क्लिफ एलियट को अलर्ट किया और पूरी जांच शुरू हुई। तो क्लिफ एलियट के शक ने ही मतलब इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में सबसे अहम रोल निभाया। बिल्कुल। क्लिफ ने फौरन पुलिस को सारी जानकारी दी, फिर कनाडा और भारत दोनों जगह जांच तेज हुई। भारत में कैसे जांच हुई? वो मौतें तो प्राकृतिक मानी गई थी। हाँ, लेकिन शक होने पर भारत में बच्चों के शवों को कब्र से निकालकर दोबारा जांच की गई और उनके अवशेषों में स्ट्रिक्नीन जहर मिला। बाप रे। और कनाडा में? कनाडा में प्रवेश और रणजीत के विसरा यानी शरीर के अंदरूनी अंगों के जो सैंपल सुरक्षित रखे जाते हैं उनकी जांच हुई। उनमें भी घातक स्तर पर स्ट्रिक्नीन पाया गया। तो मतलब सारे सबूत सुखविंदर के खिलाफ थे? जी हाँ। 1997 में सुखविंदर गिरफ्तार हो गया। तो उसने कबूल किया? हाँ, पूछताछ में उसने खाने में जहर मिलाने और रणजीत को गोली देने की बात कबूल कर ली। तो सजा क्या हुई? 2001 में उसे प्रवेश और रणजीत की फर्स्ट डिग्री हत्या मतलब पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या का दोषी पाया गया। और सजा? 25 साल जेल की सजा, वो भी बिना पैरोल के, यानी उसे कम से कम 25 साल जेल में काटने ही थे। जल्दी रिहाई का कोई चांस नहीं था। और उसका अंत? 16 नवंबर 2013 को जेल में ही उसकी मौत हो गई। उसे हैमिल्टन सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी सुखविंदर सिंह ढिल्लोन की कहानी। कैसे लालच एक इंसान को पहले धोखेबाज और फिर एक बेरहम सीरियल किलर बना सकता है, और कैसे उसने बीमा जैसी एक सुरक्षा देने वाली चीज को मौत के हथियार में बदल दिया। हाँ, और ये मामला ये भी दिखाता है कि भरोसे का कितना भयानक दुरुपयोग हो सकता है। कैसे कोई व्यक्ति सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर उसे अपने इतने घातक मकसदों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और स्ट्रिक्नीन जैसे जहर का इस्तेमाल, इसने तो जांच को और भी मुश्किल बना दिया होगा शुरुआत में। बिल्कुल, क्योंकि उसके लक्षण किसी अजीब सी अनजान बीमारी जैसे लग सकते थे। किसी को सीधे सीधे जहर का शक शायद ना हो। वाकई ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि पैसों के लालच में कितनी बार ऐसा होता होगा कि जिन्हें हम प्राकृतिक मौत मान लेते हैं उनके पीछे असल में कोई गहरी आपराधिक साजिश छुपी हो। महत्वाकांक्षा और लालच का ये अंधेरा पहलू कितना खतरनाक हो सकता है, इस सोचने वाली बात है।